नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आइए क्या करते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे क्या कारो 2020 स्टार्ट, बल्कि नहीं कंटिन्यू करेंगे। ये लंबा चलेगा, ये मैराथन हमारा चलता रहेगा। टेंशन ना ले, धीरे धीरे करेंगे, एकदम अच्छे से मलाई निकाल के इसको हम कराएंगे, क्रक्स बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पैरा 3 क्लोज 1 और सब क्लोज टी। इससे पहले मैंने 4 वीडियो निकाली इसके ऊपर, तो अगर आपने नहीं देखी तो जाइए देखिए, मजा आ जाएगा। रिपोर्टिंग आप सीखो, कैसे रिपोर्ट करना है चीजों को। अगर नहीं देखा तो जाइए जरूर। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। क्या डी क्लोज, क्या लिखा है इसमें देख। वेदर क्या वेदर कंपनी हैज रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग राइट ऑफ यूज एसेट और इंटेंजिबल एसेट और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। एंड if so the whether the revaluation is based on the valuation by the registered valuer, specify the amount of change if the change is 10% or more in the aggregate of net carrying value of each class of asset मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है। अब मैं थोड़ा समरी बता देता हूँ अच्छे से। क्या बोला है क्या कंपनी ने, ऑडिटर साहब हम क्या है ऑडिटर, हमने कंपनी में देखा क्या कंपनी में क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ किसका, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट का, इंक्लूडिंग राइट ऑफ यूज एसेट का। तो हमें ध्यान रखना है इस क्लोज के बारे में। कारो में रिपोर्टिंग जाएगी, क्लिक करना चाहिए जब ऑडिट करने जाओगे आप। जैसी रिवैल्यूएशन हुआ है कुछ भी, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रिवैल्यूएशन हुआ, तो ध्यान रखना ये क्लोज क्लिक करना चाहिए आपका। कारो की रिपोर्टिंग पहले ही क्लोज में आपकी रिपोर्टिंग होगी, पैरा डी के अंदर, ध्यान रखना। तो क्या कंपनी ने क्या रिवैल्यू करा अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अगर करा है तो ऑडिटर साहब ध्यान रखना, क्या आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो रिवैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू होना चाहिए। नहीं है तो भी रिपोर्टिंग होगी, है तो भी होगी, ध्यान रखना। नहीं हुआ तो हम लिख देंगे नहीं हुई है, हुआ तो भी बताएंगे। अगर और अमाउंट को स्पेसिफाई करेंगे कब, अगर वो 10% और मोर है किसका, WDV का, तभी एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा, सिर्फ अमाउंट की रिक्वायरमेंट। अगर उससे कम है तो अमाउंट को हम मेंशन नहीं करेंगे। तो आइए इसकी हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी सर पढ़ते हैं, डिटेल में चलते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। डिटेल में चले, तैयार हो एकदम मस्त, एकदम डिटेल चलते हैं फिर। क्या लिखा है, रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट में। रिवैल्यूएशन मतलब सर याद है आपको, AS10 और IND-AS 16 में क्या है, 2 मॉडल है। कौन से मॉडल है, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। तो ध्यान रखना, कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, कॉस्ट मॉडल में सिर्फ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है। लाइक रिवैल्यूएशन भी नहीं बोलोगे, इसको एडजस्टमेंट बोलोगे। किसका एडजस्टमेंट, इंपेयरमेंट लॉस का एडजस्टमेंट बोलोगे आप। कॉस्ट मॉडल में हमेशा डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है। क्यों, ड्यू टू क्यों, इंपेयरमेंट लॉस की वजह से। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ रिवैल्यूएशन होता है। तो ध्यान रखना, ये पहला कंडीशन। ये क्लोज कब एप्लीकेबल होगा, ये क्लोज एप्लीकेबल होगा जब कंपनी की क्या पॉलिसी है, किसकी पॉलिसी, फिक्स एसेट की पॉलिसी पढ़ना जाके। कंपनी जो पॉलिसी बनाती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में जाके, आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में जाके आपको पढ़ना होगा क्या, PPE की वैल्यूएशन क्या है उनका। कॉस्ट मॉडल लेते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल लेते हैं। अगर कंपनी ने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है तो ध्यान रखना, क्लिक करना चाहिए फटाफट ये कारो क्लोज। यहां ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन मॉडल है तो हर साल रिवैल्यूएशन करती है कंपनी ज्यादातर एक पर्टिकुलर डेट पे, तो आपको ये क्लोज आएगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैंने बनाया, कॉस्ट मॉडल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी कंपनी की पॉलिसी में कॉस्ट मॉडल लिखा है कि वो कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रही है तो ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा, छोड़ दो, खत्म, इसका कुछ नहीं करना। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल किसी कंपनी ने अपनी पॉलिसी में अडॉप्ट किया हुआ है तो ही इस क्लोज की एप्लीकेबिलिटी आएगी। एज एन ऑडिटर हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और क्या आगे चलते हैं, क्या इंक्लूडिंग राइट ऑफ यूज एसेट मतलब सर, राइट ऑफ यूज एसेट मतलब क्या, IND-AS 116 में क्या है, जब कोई एसेट फाइनेंशियल लीज पे लेते हैं तो क्या ROU जनरेट होता है, राइट ऑफ यूज एसेट जनरेट होता है। वो कैसे ट्रीट होता है, एक बार जनरेट होने के बाद वो ट्रीट कैसे होता है, वो ट्रीट होता है कैसे, सेम एज AS10, AS तो है नहीं अब,
इन एस 16। इन एस 16 में क्या बोला है, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, इस पे भी ठोक दो, इसलिए है इंक्लूड लिखा है राइट ऑफ यूज एसेट। ध्यान रखना भूलना मत, इस वजह से यहाँ पे आया इंक्लूडिंग राइट ऑफ यूज और इंटेंजिबल एसेट और बोथ ड्यूरिंग द ईयर है। आगे चलते हैं, इफ सो तो वेदर कंपनी क्या 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 रिवैल्यू क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन जो हुआ है आपका वो रजिस्टर वैल्यूअर के थ्रू है। अब रजिस्टर वैल्यूअर कौन सा, वही जो सेक्शन कौन सा 247 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ध्यान रखना, ये सेक्शन पढ़ना जरूर। इस सेक्शन में थोड़ा बता देता हूं क्या है। एक तो जो रजिस्टर वैल्यूअर होगा, जो हमारी कंपनी का हर साल जो रिवैल्यूएट करेगा एसेट को चेक करेगा, वो अपॉइंट होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। वो भी आपको चेक करना है, अपॉइंट है, ऐसे नहीं किसी को भी उठाया और रिवैल्यू करा दिया एसेट की, ध्यान रखना। और दूसरा, उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ, उस सेक्शन में लिखा हुआ कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या करेगा, वैल्यूएशन करेगा, रिवैल्यू करेगा, वो क्या होगा, उस एसेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक नहीं होना चाहिए। किसका, रजिस्टर वैल्यूअर से। एग्जांपल देता हूं, कोई बिल्डिंग कंपनी ने खरीदी, किससे, उसी रजिस्टर वैल्यूअर से, जिससे वैल्यू कब खरीदी थी, पिछले साल, वो आज ही रिवैल्यू, आज उसको क्या दे दिया, रिवैल्यूएशन के लिए उसको दे दे के रिवैल्यू करो हमारे एसेट की क्या है, फेयर वैल्यू निकालो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा रजिस्टर वैल्यूअर जो होगा कंपनी का, जो अपॉइंट होगा वैल्यूएशन के लिए, फेयर मार्केट निकालने के लिए पीपी का, वो कौन होगा, वो रिलेटेड और अनरिलेटेड होना चाहिए। 3 साल से उसका कोई संबंध नहीं होगा, पिछले 3 साल उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना उस एसेट के साथ, वही तुम्हारा रजिस्टर वैल्यूअर होना चाहिए। तो ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया है किसका, सेक्शन 247 का, ध्यान रखना। और अमाउंट को स्पेसिफाई करना है कब, अमाउंट को स्पेसिफाई करेंगे इफ चेंज मोर देन 10% इन एग्रीगेट ऑफ WDV, नेट कैरिंग वैल्यू को यहाँ WDV बोल समझते हैं। मतलब सर, मतलब अगर रजिस्टर वैल्यूअर ने बोला कि आपकी WDV कोई 100 रुपए की WDV थी, वो 112 हो गई, तो आपको 112 रुपए यहाँ दिखाना है कि 12 रुपए से हमारा अप या डाउन हुआ है, ठीक है, तो ही बताना। अगर वो 9 रुपए हुआ तो नहीं दिखाएंगे, तो हम सिर्फ बोलेंगे रजिस्टर वैल्यूअर ने वैल्यूएशन करिए, हम अमाउंट उसको स्पेसिफाई नहीं करें। अमाउंट तभी स्पेसिफाई करेंगे जब वो प्योरली 10% और उससे मोर है। और क्या सर हाँ, क्या अगर वो किस पे एप्लीकेबल, ईच क्लास ऑफ एसेट पे, लाइक अगर आपके पास 2 लैंड एंड बिल्डिंग है, एक है पानीपत, एक है हरियाणा, एक पानीपत में और एक है आपका कहाँ, एक दिल्ली में मान लेते हैं। तो क्या सर मैं पानीपत को रिवैल्यूएशन मॉडल लगाऊं, इस पे कॉस्ट मॉडल लगाऊं, दिल्ली वाले पे नहीं, दोनों पे ही रिवैल्यूएशन मॉडल लगेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए बोला कि ईच क्लास ऑफ, एक क्लास बन गया, एक ग्रुप बन गया, पूरे ग्रुप पे लगेगा हमेशा रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल। ये आपका एएस में लिखा हुआ है, AS 10 या 16 में, ठीक है। आइए चल और डिटेल चलते हैं इसमें। सर हाँ, क्या रिवैल्यूएशन एप्लीकेबल होगा कब, जब फर्स्ट टाइम एडॉप्ट करती है इंडियस कंपनी। उसमें क्या होता है, उसमें ऑप्शन देते हैं कि फेयर वैल्यू पे एसेट को ला सकते हो, पीपी को फेयर वैल्यू पे या कॉस्ट पे, ऑप्शन होता है। तो क्या वो फेयर वैल्यू पे जो कंपनी अपने एसेट को ला रही है वो 10% से ऊपर, तो क्या रिपोर्टिंग होगी, नहीं होगी, ध्यान रखना, ये स्पेसिफिकली मना करा हुआ है इसमें। अगर कोई कंपनी इंडेस की वजह से, इंडेस एप्लीकेबल होता है और उसके कारण जो फर्स्ट टाइम एडॉप्ट करते हैं हम इंडेस, तब हम जो फेयर वैल्यू निकाल रहे होते हैं चीजों पे, उस पे रिपोर्टिंग नहीं होगी कारों में, ध्यान रखना। दूसरा, रीमेजरमेंट, लाइक ऐसे कोई एसेट ड्यू टू किसी इंटरेस्ट के कैपिटलाइजेशन या फॉरेक्स एक्सचेंज के कैपिटलाइजेशन की वजह से वो 10% से या ऊपर जा रहा है, तो उस केस में भी हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। एक बार और बताता हूँ, कोई एसेट है, पीपी है, उसमें क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ, सपोज करो लोन लिया था, बोरिंग AS मुझे याद नहीं आ रहा, बोरिंग कॉस्ट का एक चैप्टर है, AS है, वो पढ़ना, उसमें लिखा हुआ कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाता है किस पे, रिस्पेक्टिव एसेट में, अगर हमने वो क्वालिफाई एसेट के लिए लिया है तो अगर उस वजह से 10% या ऊपर उससे ज्यादा जा रहा है वैल्यू, तो उसको हम रिवैल्यूएशन नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। और तीसरा हमारा जैसे कि इंक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ यूज एसेट। अगर राइट ऑफ यूज एसेट में क्या होता है, इन DS 116 में क्या है, अगर लीज मॉडिफिकेशन होता है, लीज मॉडिफिकेशन की वजह से राइट ऑफ यूज एसेट में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि 10% या उससे ऊपर है, तो भी हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्या दोबारा बताता हूं, अगर
लीज मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है आपका, या फिर लीज पीरियड चेंज हो गया या लीज रेंटल चेंज होता है, उसकी वजह से क्या होता है हमारा राइट ऑफ यूज एसेट में क्या होता है वेरिएशंस आते हैं। वो बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। और यहाँ कुछ भी हो सकता है, बढ़ना गिरना 10% से ऊपर नीचे है, चाहे 10% से बढ़ा है 10% से गिरा, तो उसकी रिपोर्टिंग जानी है। लेकिन लीज मॉडिफिकेशन के केस में रिपोर्टिंग नहीं जाएगी, ध्यान रखना। सर हाँ, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यूएशन कराया तो हम क्या ऐसी आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेंगे 10%? नहीं, हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे क्या कंपनी की क्या है डेट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या है कंपनी की, क्योंकि जनरली क्या फिक्स रखना पड़ता है डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। हम इस दिन, हर साल कंपनी इस दिन रिवैल्यूएशन करते हैं, हम चेक करेंगे उसी दिन हुआ है रिवैल्यूएशन। दूसरा नेम ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन है, ध्यान रखना, कौन रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन है उसके बारे में पता करना पड़ेगा, कौन है, उसका प्लेस क्या है, डेट ऑफ वैल्यूएशन कब करी है उसने, उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे। तीसरा वो उसका मेंबर और लाइसेंस नंबर भी देखेंगे, एक्चुअल में वो रजिस्टर है ना। सेक्शन 247 में आप पढ़ना, वहां क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर वैल्यूअर वही है जो कौन है, जिसको एक सर्टिफिकेट या लाइसेंस मिला थ्रू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो वही रजिस्टर वैल्यूअर कहलाएगा, ध्यान रखना। और क्या चेक करेंगे, मेथड एंड सिग्निफिकेंट एजम्पशंस, जो जनरली हमें चेक करना ही पड़ता है एक्चुअरियल रिपोर्ट कोई भी हो। और हम क्या देखेंगे, एक्सटेंड टू विच द फेयर वैल्यू वर डिटरमाइन डायरेक्टली और एस्टिमेटेड। समझ आ गए? नहीं है, बता देता हूँ। डायरेक्टली मतलब क्या, डायरेक्टली मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी एक बिल्डिंग है, आपको उसकी फेयर वैल्यू पता करनी है, तो कैसे करोगे? डीलर के पास जाओगे, सर मुझे बेचनी है। जो एक्चुअल कस्टमर आएंगे वो आपकी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू हो गई। और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या, एस्टिमेटेड आप डायरेक्टली नहीं गए, आपने क्या पड़ोसी की देखा, बिल्डिंग की कीमत क्या है, उसके पूरे एरिया में देखा क्या रेट चल रहा है, तो ये आपकी एस्टिमेटेड हो गई, वो भी आप चेक करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो देखते रहिए और समझते रहिए, समझाते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए और ग्रो होते रहिए, ग्रो सुपर फास्ट के साथ। बाय बाय।